यही तय हुआ कि 30 जून तक कोई भी किसी भी डिबेट में शिरकत नहीं करेगा। इनको इस्तेमाल किया गया चैनल्स के ज़रिए एक ऐसी इमेज क्रिएट करने के लिए कि मुसलमान सब वाक़ई टायर पंक्चर लगाने वाले होते हैं। टेलीविज़न इस वक़्त जो 90% से भी ज़्यादा गोदी मीडिया कहलाता है और वो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के साथ मिल के बनती है। कि खातून एक ही दिन में 3 डिफरेंट जगहों पर एक ही एक्ट कर रही हों, तो ये बात समझ में आती है कि उनके पास इसकी इंस्ट्रक्शन और स्ट्रैटेजी मौजूद थी कि उन्हें ऐसा करना है। शुएब जामई साहब ने जिस अंदाज से गुफ्तगू की, वो एक बदतमीजी का अंदाज था, लेकिन वो प्लान किए बैठी थी, इन्होंने बदतमीजी की, उन्होंने प्लान के मतलब तो ये एक फिक्स मैच था। इंडिया टुडे ग्रुप पैसे देता है, आज तक का जो ग्रुप है वो 3,000 रुपए पैनलिस्ट को देता है, रिपब्लिक पैसे देता है, इंडिया टीवी है या जी न्यूज है या एबीपी है, इस टाइप के जो चैनल्स हैं वो किसी को कोई पैसा नहीं देते। आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। अभी हालिया दिनों में टीवी पर जो उलमा इकराम या मुस्लिम फेसेस जो जाते हैं, उनको लेकर जो 2 वीडियो वायरल हुई, जिसमें मौलाना साजिद रशीदी का एक वीडियो था, एक शुएब जामई का वीडियो था, और एक ही महिला ने दोनों ही के साथ अलग अलग स्टूडियो में जो बदतमीजी की, उसको लेकर फिर एक बार फिर मुसलमानों में ये आवाज उठी कि आखिर आप जाते क्यों हैं। लगातार आवाज उठ रही पिछले कई सालों से। हम भी अपने वेब चैनल के जरिए बार बार ये आवाज उठाते हैं कि आखिर अपनी भत पिटवाने के लिए स्टूडियो में क्यों जाते। लेकिन जब ये पूरा मामला हुआ तो उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई है कि ओखला में इन तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अपने आप को, कई लोग ये कहते हैं कि फला तंजीम के हम जिम्मेदार हैं, कुछ लोग अपने आप को आलिम के हिसाब से बताते हैं, लेकिन इन तमाम लोगों ने बैठ करके ये फैसला किया कि 30 जून तक हम लोग टीवी डिबेट्स में नहीं जाएंगे। क्या है पूरा मामला, किस तरह का ये फैसला लिया गया और उसके बाद चैनलों की क्या रणनीति है, और ये जो पूरा एपिसोड हुआ है दोनों उलमा इकराम के साथ, दोनों मौलवियों के साथ, हालांकि शुएब जामई को मौलवी नहीं कहा जा सकता, दूसरे जो मौलाना है उनके साथ, तो क्या ये प्री प्लान था, किस तरह की स्ट्रेटेजी है बीजेपी सरकार की, और किस तरह से इन उलमा इकराम को और इंटेलेक्चुअल्स को, टीवी डिबेटर्स को, मुस्लिम्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है एक प्रोपेगेंडे के लिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप अक्सर टीवी चैनल्स पर देखते होंगे, डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हमारे साथ डिस्कशन में जुड़ गए। तस्लीम रहमानी साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एक मीटिंग बुलाई गई थी और क्या फैसला उसमें लिया गया है और उसके बाद क्या इम्पैक्ट उसका नजर? देखिए, ये तो बहुत दिन से तो चल ही रहा था कि इसको किसी सूरत से काबू में करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एकदम सब लोग बिल्कुल ना जाएं और कोई मुस्लिम वॉइस ही ना बचे, लेकिन कंट्रोल्ड वॉइसेस जानी चाहिए। ये बात बहुत ज़माने से चल रही थी, अनकंट्रोल्ड ना हो। दूसरे टेलीविज़न का एक अपना मिज़ाज है, ये बात सभी जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है कि टेलीविज़न इस वक़्त जो 90% से भी ज़्यादा गोदी मीडिया कहलाता है और वो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के साथ मिल के बनती है। ये मैंने पहले भी शायद आपके किसी प्रोग्राम में कहा था कि वो टॉपिक सुबह को बीजेपी का दफ्तर डिसाइड करता है कि आज टॉपिक कौन होगा, और वही पैनल भी डिसाइड कर देता है कि किस चैनल पे कौन पैनलिस्ट होंगे, और वो कन्वे कर देते हैं चैनल्स को और वो चैनल उसी हिसाब से चलाते हैं। अब ये जो हालिया बदकिस्मत वाकया पेश आया है, आप अगर इसकी क्रोनोलॉजी देखें तो एक ही दिन में एक ही खातून ने 3 हज़रात को टारगेट किया है। साजिद रशीदी को किया, उसके बाद एक और साहब है, शायद रंगरेज साहब हैं, उनसे भी उनकी कहा-सुनी हुई, और फिर रात शाम के एक रिकॉर्डेड शो में दोपहर को शुएब जामई के साथ ये हुआ। तो अगर एक ही खातून एक ही दिन में 3 डिफरेंट जगहों पर एक ही एक्ट कर रही हों, तो ये बात समझ में आती है कि उनके पास इसकी इंस्ट्रक्शन और स्ट्रैटेजी मौजूद थी कि उन्हें ऐसा करना है। तो इस तरह ये समझ में आता है कि मुसलमानों को खाली एक पैनलिस्ट, वो बदतमीजी की गई। अब मसला ये है कि उन्होंने भी बदतमीजी करने में कोई कमी छोड़ी नहीं।
शुएब जामई साहब ने जिस अंदाज़ से गुफ्तगू की, वो एक बदतमीज़ी का अंदाज़ था, लेकिन वो प्लान किए बैठी थी। इन्होंने बदतमीज़ी की, उन्होंने प्लान के बता तो ये एक फिक्स मैच था। और ये फिक्स मैच आम तौर पे इश्यूज़ को डेविएट करने के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए ये मैच किए जाते हैं। अब इसको अगर कोई समझता है तो इसको अवॉइड कर सकता है, लेकिन अगर वो खुद इसका पार्ट हो, तो फिर कोई अवॉइड नहीं करेगा ना। लेकिन बहरहाल इन जी, चीज़ों को देखते हुए फिर यहाँ कुछ जो संजीदा लोग हैं, उन्होंने ये तय किया कि एक मीटिंग बुला के इस पे बात करें। तो ये अबुल फजल एन्क्लेव में मगरिब के बाद परसों यानी क्या तारीख थी परसों उस जी। तारीख में एक मीटिंग हुई जिसमें 10-12 लोग शरीक हुए जो ये सो कॉल्ड डिबेट मैं तो सो कॉल्ड कहता हूँ सो कॉल्ड डिबेटर्स थे कलीमुल हफीज साहब वहां पर थे एक जवाद साहब हैं वो वहां थे साजिद रशीदी थे शुएब जामई को भी वहां वो भी वहां आए ये रंगरेज साहब थे बिलाल साहब थे ऑनलाइन अतीक साहब जो हैं बंबई वाले वो भी जुड़े अहमद कादरी साहब अभी थोड़ी देर के लिए जुड़े थे और भी कुछ लोग जुड़े मैंने मीटिंग का इनिशिएटिव लिया था लेकिन मेरी वो जो टाइम फिक्स हुआ उस टाइम पर मैं वहां पे शरीक नहीं हुआ उस मीटिंग में लेकिन मैंने ये मशवरा पहले भेज दिया था कि आप सब लोग ये डिसाइड करें यूनानिमसली कि हम लोग अब किसी चैनल में शरीक नहीं होंगे उसमें बहुत सारे रिजर्वेशन हुए कई लोगों ने रिजर्वेशन अपने दिए कि नहीं होना चाहिए और उस पे दलीलें 2-2.5 घंटे उन लोगों ने दी लेकिन अल्टीमेटली यही तय हुआ कि 30 जून तक कोई भी किसी भी डिबेट में शिरकत नहीं करेगा अब उसके बाद में अगले दिन से ये भी बात उसी वक्त आई कि हम शिरकत नहीं करेंगे तो दूसरे नए लोगों को बुलाया जाएगा वो जी, आपने देखा अगले दिन से बिल्कुल ही नए चेहरे आने शुरू हो गए अब इतना बड़ा मुल्क है इतने बड़े मुल्क से कहीं से भी लोगों को उठाया जा सकता है और टेलीविजन पे कैमरा फेस करने का जो जुनून और शौक है वो बहुत से लोगों को होता है उस शौक में जा सकते हैं तो अब ये है कि जी। तो ये लोग नहीं जाएंगे अगर जाते हैं तो फिर कम्युनिटी अपने आप उनको समझ लेगी लेकिन जो लोग नए लोग आके बैठेंगे उनके भी अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स सबकी मिल जाती हैं आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है जो नए लोग जा रहे हैं उनकी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के अगर पब्लिक कर दी जाए तो जो मुकामी लोग हैं उनके आसपास के लोग हैं वो अपने तरीके से उन अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से बात बहरहाल कर लेंगे तो देखिए ये कॉर्पोरेट मीडिया है और मीडिया और कॉर्पोरेट इतना बड़ा सेक्शन है और इतना पावरफुल सेक्शन है कि हर तरीके से वो सेल्फ सफिशिएंट है उसको रोकने के जो बहुत से तरीके हो सकते हैं उनमें एक ये तरीका है और भी इसके अलावा चीजें की जाएंगी ऐसा नहीं है कि सारी लेकिन चीजें हमारे साहब जिस तरह से 2 चीज़ें आपकी बात में निकल कर सामने आई। एक तो चीज़ ये कि इस महीने के लास्ट तक अभी ये डिसाइड किया जाए। तो ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ़ इस महीने के लास्ट तक ही रुकने की बात कर रहे हैं? क्या मतलब और ज़्यादा बेइज़्ज़ती कराना चाहते हैं? और उसके साथ ही जो दूसरे लोग जुड़े हैं, आपका कहना है कि उनसे भी कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरा कम्युनिटी बाकायदा सोशल मीडिया पर इसको लेकर के मुहिम चलाई जा रही है कि आप टीवी डिबेट्स में ना जाइए। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपके जितने भी आपने नाम लिए कि आज मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले और उसमें ये फैसला लिया गया कि इस महीने के अंत तक नहीं जाएँगे। तो सिर्फ़ इस महीने के अंत तक यानी फिर जुलाई से जाना शुरू कर देंगे? मेरा अपना उसमें मेरी ओपिनियन ये है और मैंने ये ओपिनियन दी भी है कि अब ये कुछ लोग तो ऐसे थे जो रुकना ही नहीं चाहते थे, इसके बावजूद जाना चाहते थे। तो ये तो 30 जी, जून कह के तो ये भी तय हुआ कि 30 जून के बाद इवैल्यूएट करेंगे कि सिचुएशन क्या है, ये एक बात है। दूसरी बात जी, ये है कि इश्यू को देखिए क्या है। देखिए और अभी जो हाल में इन्होंने लिया औरंगज़ेब का इश्यू, आपने मुझे किसी डिबेट में औरंगज़ेब के साथ के इश्यू पे नहीं देखा होगा। मुझे भी दसियों इन्विटेशन आए, लेकिन मैं नहीं गया। एक जगह गलतफ़हमी उन्होंने मुझे पैदा करके झूठ बोल के बुलाया, लेकिन मैंने जैसे ही देखा मैं 1 सेकंड में हट गया। मैंने उस डिबेट में हिस्सा ही नहीं लिया। या 72 जी, हुर्रों का इश्यू आया या और इस तरीके के 2-3 इश्यू इसी दौरान आए। अगर इस टाइप के वोलेटाइल इश्यू आते हैं, एक्चुअली उन इश्यूज़ पर किसी को नहीं जाना चाहिए। वो चाहे 30 जून हो या 30 जुलाई हो या पूरी उम्र हो। ऐसे जो भी जी, इश्यूज़ आ रहे हैं, जो हिंदू-मुस्लिम मुनाफ़रत पैदा करते हैं या जो फर्ज़ी और झूठे इश्यू हैं और उस पर वो हंगामा आराई करते हैं, उन पे नहीं जाना चाहिए। ये परमानेंटली ये एक डिसीज़न लेना चाहिए। तो अभी जो जिसको 30 जून तक मनवाया है जिस फैसले को कि 30 जून तक न जाएँ, इसके बाद इसको इश्यू बेस्ड और इसको एक्सटेंड करने का भी काम चलेगा। अब जब कैमरा क्रेज़ी लोग होंगे तो रोकना
जरा मुश्किल होता है, लेकिन बतदरीज इसको कंट्रोल वे में चलना। जैसे अभी एक इशू चल रहा है, ये जो उत्तराखंड का इशू है, ये बड़ा सीरियस इशू है, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है कि जो काशी के प्रोला तहसील में मुसलमानों का, देखिए सिर्फ 3,000 3,500 की पॉपुलेशन है उस पूरे जिले में, उसमें से एक तहसील, उस सबके सबको निकाल के मुस्लिम मुक्त डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसकी बैक पर एक पूरा का पूरा कैंपेन है कि डेमोग्राफी पूरे उत्तराखंड की चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो 14% उत्तराखंड में लोग रह रहे हैं उन सबको निकालने की साजिश है। इट्स मोर अ पॉलिटिकल इशू। तो इस इशू पर कोई ना कोई तो एक ओपिनियन जानी चाहिए ना। और जी जो पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी डेमोग्राफी को समझते हैं, उनको ये बात वहां बैठकर करनी चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस दूसरे जो इशू हैं, अब औरंगजेब का इशू कोई रेलिवेंस नहीं रखता, 72 हूरों का इशू कोई रेलिवेंस नहीं रखता। इस तरीके से केरल स्टोरी जैसी चीजों को लेकर कोई इतना रेलिवेंस उनका नहीं है। उसको, इन जी इश्यूज को अवॉइड करना, और जो रियल इश्यूज हैं जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है, उस पे जिन लोगों को इंफॉर्मेशन है वो अगर जाके बात करें तो वो लेकिन तो हमारे चीजों को साथ मना। देखने में ये आता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज पर नहीं जाना चाहिए, सही बात है आपकी बिल्कुल। उत्तराखंड का जिस तरह से मामला है उस पर अपनी बात रखनी चाहिए कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन बिना वजह के एक मुद्दे को, जिसमें किसी का मुसलमान का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है सही तौर पर, और उसके साथ ही जो पूरा जिस मामले की बात कर रहे हैं उसमें गैर मुस्लिम एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, पूरी ये कहानी है, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है कि कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है, बोल नहीं पाते, अपनी बात सही से रख नहीं पाते। यही यही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए रोजाना के हिसाब से मुझे अभी, मैं टेलीविजन पे ज्वाइन किया हुआ हूँ 2009 से, 15 साल के करीब हो गए मुझे। हमने कभी इन इश्यूज पर कोई ज्यादा बातचीत की ही नहीं। हम पॉलिटिकल इश्यूज को ज्यादा बात करते हैं, और तमाम चैनल्स को ये इंट्रोडक्शन है कि किस मौजू पे बोलेंगे, किस पे नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से अब इस दौरान पिछले 3 साल 4 साल में बहुत सारे नए फेसेस आए। हम लोग इसलिए खामोश हो जाते हैं कि भाई अगर हम कुछ कहें तो लोग कहेंगे साहब इनकी स्पेस, हमारी तो कोई स्पेस नहीं है, हमें हमें कोई टीआरपी टेलीविजन से चाहिए नहीं। लेकिन मैंने एक बार टेलीविजन के तमाम चैनल्स को वाजे कर दिया कि ये लोग जिस चैनल पे होंगे, जिस डिबेट में, मैं उनमें शिरकत नहीं करूंगा। और आप देखेंगे कि मैं इन हजरात के साथ किसी डिबेट में भी शिरकत नहीं करता हूं। और ये बहुत क्लियर मैं तमाम चैनल्स को कहा है, क्योंकि इनको इस्तेमाल किया गया चैनल्स के जरिए एक ऐसी इमेज क्रिएट करने के लिए कि मुसलमान सब वाकई टायर पंक्चर लगाने वाले होते हैं। ये एक इमेज जनरेट की गई है इन लोगों के जरिए। अब मैं इनको पर्सनली जाती तौर पे ना मैं रोक सकता हूं, ना मेरा ये हक है कि मैं इनको रोकूं, लेकिन ये मैं कर एक सकता आखिरी हूं कि सवाल करना जहां इनको चाहूंगा बातें रहमानी करनी साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया में, अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, ट्विटर की बात करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ इस तरह के मैसेजेस जो गेस्ट टीवी चैनल्स पर जाते हैं, तो उनके ऊपर एक ये बात कही जाती है कि ये 5,000 या 3,000 रुपए के लिए जाते हैं। तो थोड़ा अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि क्या कुछ पैसा मिलता है जब आप लोग बैठते हैं डिस्कशन में? देखिए बहुत ही सिलेक्टिव है, बहुत ही सिलेक्टिव है। अभी तो ये खाली चेहरा दिखाने के पैसे हैं, या मैं दूसरे, देखिए कुछ चैनल जो बड़े चैनल हैं, जैसे इंडिया टुडे का ग्रुप है। इंडिया टुडे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और अब तो वो, आज तक तो बहुत ज्यादा उस अभी एग्रेसिव है, लेकिन इनका जो इंग्लिश चैनल है वो उतना एग्रेसिव नहीं है। इंडिया टुडे ग्रुप पैसे देता है, आज तक का जो ग्रुप है वो 3,000 रुपए पैनलिस्ट को देता है। या जो जी बहुत ही विनेमनस, बहुत हाईली जो वोलेटाइल और वार्म हॉट चैनल है, रिपब्लिक, रिपब्लिक पैसे देता है। बाकी जो चैनल्स हैं जैसे इंडिया टीवी है, या जी न्यूज है, या एबीपी है, इस टाइप के जो चैनल्स हैं वो किसी को कोई पैसा नहीं देते, कम से कम टीवी मुझे तो 18, नहीं देते। जी। टीवी टीवी 18 18 ग्रुप। भी नहीं देता। मेरे मेरी हद तक तो ये है नहीं, हमने, मुझे जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक दूसरी चीज है, आपका वहां से कोई ऑनरेरिया मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो एक अलग इशू है। लेकिन क्या जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो 3,000 और 5,000 तो बड़ी छोटी सी चीज है। कुछ लोगों को, आप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जैसे बीजेपी है या उनका आईटी सेल है, वही प्रमोट कर रहा है, तो वो तो 3-5 हजार कुछ भी नहीं रहता, वो तो लाखों में चला जाएगा फिर। तो ये मसला 3 और 5 हजार का नहीं है। मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका आईटी सेल का प्रमोशन किन लोगों को हो रहा है और किन बेसिस पर हो रहा है, ये तहकीक तलब मुद्दा है। इसकी तहकीक होनी चाहिए कि
मतलब कुछ लोगों को हमने देखा कि अचानक ही उनके उनके लाइफ़स्टाइल में बड़ा ज़बरदस्त चेंज आया है। ज़बरदस्त, वो 3000 5000 से नहीं आता चेंज। वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिनसे आता है। तो ये भी एक इश्यू है कि क्या कोई इंटरेस्टेड पार्टी पीछे से सपोर्ट करके इन लोगों को आगे कर रही है या नहीं कर रही? बिकॉज़ चैनल के पैसा देना, अभी अभिसार शर्मा जो बोल रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं। उनको वो खुद भी थे, तो उन्होंने जो को ये 5000 ही उड़ाया, वो बिल्कुल गलत बात है। अभिसार शर्मा ने अपना जो बदला लेने के लिए ये बात की है, क्योंकि उनको एक चैनल से निकाला गया। तो वो उस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वो फैक्ट नहीं है। चंद चैनल देते हैं, बाकी नहीं देते। शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब हमसे बात करने के लिए। तस्लीम रहमानी साहब इस इशू पर बात कर रहे थे, लेकिन एक बात इन्होंने बहुत अहम आखिर में कही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑफ द रिकॉर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका लाइफ स्टाइल अचानक बदला है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की डिबेट्स में, और मुस्लिम और हिंदुओं में जिस तरह से तफरीक करने या आपस में लड़ाई कराने के लिए या वोट बैंक के लिए जिस तरह से इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की वीडियोस, इस तरह की डिस्कशन की जाती हैं, ताकि जो है पोलराइजेशन किया जा सके। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तस्लीम रहमानी साहब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ